हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही होगी, एकदम शानदार चल रही होगी। बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हुए चल रहे होंगे, हर रोज अपनी कमियों पे काम कर रहे होंगे। और यकीन मानना कि अगर ये सब चीज आप लोग करते हैं, अपनी कमियों पे आप लोग काम करते हैं, हर रोज अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कंधों पर स्टार लगने से कोई नहीं रोक पाएगा। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग? अभिषेक कुमार हैं, सरकारी गुंडा हैं, राहुल साक्या हैं, अभय कुमार निषाद हैं, रवि प्रताप हैं, विशाल चौधरी हैं, प्रियंका हैं, रोहुल रुजवी हैं, अवधेश सिंह ठाकुर हैं, रागनी कुमारी हैं, सुभी सिंह तोमर हैं, प्रीति हैं, रामानंद प्रजापति हैं, निकिता चौधरी हैं, तुषार सिंह हैं, कृष बालियान हैं, चांदनी राजभर हैं, शिवरण हैं, नीरज चौधरी हैं, काजल द्विवेदी हैं, मनोरमा हैं, राम आशीष हैं, जमालुद्दीन हैं, प्रिया यादव हैं, काजल यादव हैं, शिखा चौहान हैं, अंशिका हैं, कार्तिकेय हैं, कुमार संध्या हैं, कुमारी संध्या हैं, सतवीर सिंह हैं। चलिए, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है। यानी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो गुणोत्तर श्रेणी हम लोगों का चल रहा है। 2 क्लास इसमें हो चुकी हैं और आज हो सकता है ये लास्ट क्लास हो। अगर थोड़ा बहुत बचेगा तो कल की क्लास में जब एपी और जीपी की कंबाइन क्लास होगी तो उसमें मैं वो सारी चीजें करा दूंगा जो आज बचेंगी। यानी हम कह सकते हैं कल एपी और जीपी की दोनों की कंबाइन क्लास मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बार क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 13 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 11 पदों के योग के बराबर है। फिर से वही कहानी है कि 11 का योग जो है वो 13 के बराबर है। इसका मतलब अगले 2 पद जो हैं वो बराबर हैं लेकिन अपोजिट साइन के हैं। तो आप ये कहेंगे कि इसका जो आर निकल के आएगा वो -1 निकल के आएगा। प्रथम 15 पदों का योग जो है वो 1200 है। तो उसने उस गुणोत्तर श्रेणी में 21वां पद पूछा है। अच्छा, 15 पदों का योग 1200 दिया है। S15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए आर 15 - 1 AR 14 हो जाएगा। अच्छा, योग दिया हुआ है तो योग में क्या होगा? ए। अच्छा, ये 1 से छोटा है तो 1 - R⁴ अपॉन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1 - R हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो S15 कितना दिया हुआ है? योग 1200 दिया हुआ है। प्रथम पद मुझे नहीं पता है। यहां से देखेंगे कॉमन रेशो -1 दिया हुआ है। n की वैल्यू 15 दी गई है। अपॉन मेरे प्यारे दोस्त अगर यहां से देखूं तो 1 माइनस ये -1 आप लोगों को दिया हुआ है। अब आप देखिए -1 की पावर विषम होती है, -1 आएगा। पहले से ही माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे भाई 2 ऊपर बन गया, 2 नीचे बन गया, 2 से 2 कट जाएगा। तो एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी? 1200 आ जाएगी। अब वो आपसे कह रहा है भैया 21वां पद क्या होगा। वो आपसे 21वां पद पूछना चाह रहा है। वो आपसे 21 पद पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 21 पद क्या हो जाएगा? AR20 हो जाएगा। AR⁴ होता है ना, तो n-1 मतलब 21 - 1 20। अच्छा हो गया था, चलो कोई बात नहीं। ए की वैल्यू 1200 आई है, ए की वैल्यू 1200 आई है, आर की वैल्यू -1 है और उसकी पावर सम है तो ये +1 बन जाएगा। यानी कि हमारा 21वां पद क्या आ जाएगा? 21th टर्म क्या आ जाएगी? तो 21th टर्म जो है वो मेरे भाई 1200 ही आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1200 ही होगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 1200 ही होगा। ठीक है, टाइप 3 की तरफ चल रहे हैं। टाइप बदलेगा जरूर लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेंगे जिन कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है वो पढ़ के आए हैं।
जिन कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ के आए हैं वही सारी चीज जो है वो हर एक टाइप में लगने वाली है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का n पदों का योगफल आपसे पूछा है। कल भी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, जब आपने कहा था कि भैया जी ये मेथड से बहुत बड़ा हो रहा है। मैंने कहा था कि अगर इसी क्वेश्चन में 10 पदों का योग वो पूछ रहा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर इसी क्वेश्चन में वो n पदों का योग आपसे पूछ रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व भी करा सकता था। वहां 10 पदों का योग पूछा था, इसलिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ चला गया था। लेकिन यहां n पदों का योग पूछ रहा है। पहले मैं इसे मेथड से कराता हूं, फिर इसकी एक डायरेक्ट अप्रोच पर हम लोग बात करेंगे। वो कह रहा है इनका योग बताइए। योग के लिए सबसे पहले जरूरत होती है आर की, कॉमन रेशो की। कॉमन रेशो कैसे निकलता है भाई साहब? जब दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड किया जाता है तो उस केस में कॉमन रेशो निकल के आता है 4/16, और 4/16 का मतलब है 1/4 आ गया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे यह कहूं कि कॉमन रेशो 1 से छोटा है तो n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे n पदों के योग का फॉर्मूला जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है या नहीं? अच्छा मुझे बताइए कि इसमें एक ही वैल्यू क्या है, प्रथम पद क्या है? तो आप कहेंगे प्रथम पद 3/4 है। अगर मैं इसमें कहूं कॉमन रेशियो कितना है तो आप कहेंगे 1/4 है। कितनी पदों का? n पदों का। अपॉन में 1 - 1/4। 4 एकम 4 में से एक जाएगा 3/4, 3/4 से 3/4 कट जाएगा, तो योग कितना निकल के आ जाएगा? 1 - 1/4 की पावर n हो जाएगा। 1 - 1/4 की पावर n हो जाएगा। 1 - 1/4 की पावर जो है वो n हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? मैं फिर से बता देता हूं, आपको इस श्रेणी का योग निकालना है। आपने सबसे पहले आर को निकाला। आर कैसे निकलता है? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो आर की वैल्यू निकल के आती है। अब आर आप लोगों के पास है, आर जो है वो 1 से छोटा है। अगर आर 1 से छोटा है तो योग का फॉर्मूला a1 - r/n/1 - r होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्या है, ए मेरे भाई प्रथम पद है। 1 - r क्या है? आर आया है 1/4 की पावर n। 1 - 1/4, 4 एकम 4 में से एक जाएगा 3/4, 3/4 से 3/4 कट जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर 1 - 1/4 की पावर n हो जाएगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जब भी वो n पदों का योग पूछे तो आप n की वैल्यू 1 रख दो। जो ऑप्शन n की वैल्यू 1 रखने से आंसर 3/4 दे देगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि भाई साहब प्रथम पद क्या है, तो आप कहेंगे प्रथम पद 3/4 है। अगर n की वैल्यू 1 रखने से जिस ऑप्शन ने 3/4 दे दिया वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने 1 रखा भाई, 1/4 की पावर 1, 1/4, 3/4 की गुणा 3/4 में करेंगे 3/4 नहीं आएगा। 1 - 1/4, 3/4 की गुणा 4/3 में करेंगे 1 आ जाएगा, कट जाएंगे, ये नहीं होगा। 1 - 1/4 की पावर 1, 1 - 1/4, 3/4 आ जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो 3/4 दे रहा है। 4/5 दिया हुआ है। 1 - 1/4 यानी 3/4 हो जाएगा। यहां से 3/5 आएगा, लाना 3/4 था, तो ये भी जवाब नहीं होगा।
यानी कुल मिला के मसला ये है कि जिस ऑप्शन में n की वैल्यू 1 रखने से ऑप्शन जो है वो 3/4 वैल्यू दे देगा, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। वही आपके क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आर को कैसे काटे बेटा जी? आर को ऐसे काटे जैसे सेकंड टर्म 3/16 है, फर्स्ट टर्म 3/4 है। आप इनकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे। जब इसकी गुणा इसमें करते हैं ऊपर 12 आता है, जब इसकी गुणा इसमें करते हैं नीचे 48 आता है, जब इन्हें सॉल्व करते हैं 1/4 आता है। या आप ऐसे भी काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, ये ऊपर पहुंच जाएगा 4, ये नीचे 16 रह जाएगा, तब भी आंसर 1/4 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1-1/4 को कैसे काट दिया बेटा? 1-1/4 को ऐसे काट दिया, 4 एकम 4 में से 1 जाएगा, 3/4 बचेगा। नीचे भी 3/4 है और ऊपर भी 3/4 है, इसलिए मैंने इससे इसको काट दिया था। ठीक है, बताइए क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। फिर से वही कहानी, सबसे पहले ट्रिक लगा लीजिए, एन की वैल्यू 1 रख लीजिए, ये है 1/2 और इन टू में 1-1/7, 1-1/7, 7 एकम 7 में से 1 जाएगा, 6/7 बचेगा। तो आंसर 3/7 आना चाहिए, पहली टर्म 3/7 ही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, तो आप कहेंगे भैया जी आ गई है आपकी बात समझ में। मेथड से कर लिया क्या आप लोगों ने? सबसे पहले आर निकालिए। आर क्या होता है? सेकंड टर्म 3/49 बटे में फर्स्ट टर्म 3/7। जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे 7×3=21 हो जाएगा। जब आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो 3×49 हो जाएगा। आपने कहा 3×7=21 होगा और 7×7=49 होगा, यानी कि आर की वैल्यू 1/7 हो जाएगी। अगर आर की वैल्यू 1/7 हो चुकी है तो आप योग का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू ए, प्रथम पद क्या है? 3/7 है, 1 माइनस आर, आर की पावर 1/7 है, अपॉन में n है, अपॉन में 1-1 अपॉन 1 - आर की वैल्यू 1/7 है। जब आप यहां से देखेंगे 7 एकम 7 में से 1 जाएगा, 6/7 लिख देंगे, 6/7 लिख देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 और ब्रैकेट के अंदर 1-1/7 की पावर n हो जाएगा। 1-1/7 की पावर n हो जाएगा। होमवर्क वाले क्वेश्चन में -r कैसे आया बेटा जी? मैंने कल इसका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कल की क्लास देखोगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इस क्वेश्चन का बताइए। हाँ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, n की जगह 1 रखने से पहली टर्म निकल के आ जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगी, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए। सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4। हम, आपने बोला सबसे छोटी समभाज्य संख्या, मैंने पहले ही उसे पॉजिटिव ट्रीट कर लिया, मैं धनात्मक बता रहा हूं। उनमें जीरो भी आएगा, पर जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना जीरो नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने जीरो को नहीं बताया।
ठीक है, फिर से वही कहानी, मेथड से मैं बता देता हूं, ऑप्शन से आप लोग कर लेना। चलिए ऑप्शन से मैं बता देता हूं। 2/5 है, n की जगह 1 रखिए, 1 - 1/5। जब आप इसे सोल्व करेंगे 2/5 इंटू 5 एकम 5 में से एक जाएगा, 4/5 होगा, यानी 8/25। नहीं जी, 11/5 है, ये जवाब नहीं होगा। यहां देखिए 11/4 है, इंटू में 5 एकम 5 में से एक गया, 4/5 होगा। बिल्कुल सही है, 11/5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेथड से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। टाइप 3 में कोई समस्या नहीं है, टाइप 3 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपीएसआई में पूछे गए हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन 2021 में आपसे पूछे गए, और इस टाइप के क्वेश्चंस पूरी हर एक शिफ्टों में मेरे भाई पूछे गए। अब हम चल रहे हैं टाइप 4 की तरफ, और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि हर एक टाइप एक जैसा है, फॉर्मूले वही यूज होने हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल सकता है। ठीक है, मैंने कल आप लोगों को दो चीजें बताई थी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे दो चीजों को पूछना चाहूंगा या रिकॉल कराना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास n पद दिए हुए हैं और ये जीपी में है। मान लीजिए मेरे पास n पद दिए हुए हैं और ये जीपी में है, और मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीन आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं इसका गुणोत्तर माध्य आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं, हाँ, 11/5 ही तो है बेटा, 11/5 टिक नहीं किया, नहीं 11/4 होगा, 4 से 4, हाँ ठीक है, 11/4 होगा। मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे यह कहूं कि जब भी n वैल्यूज का ज्योमेट्रिकल मीन आपसे पूछा जाए, तो आप उन सारी वैल्यूज की गुणा कर दो, आप उन सारी वैल्यूज की गुणा कर दो, और जितनी वैल्यूज दी गई हैं उसे 1 के बटे में लिख दो, पावर में, उसकी पावर में लगा दो उसे 1 के बटे में। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं 5, 10 और 15, 5, 10 और 20, ये तीन जीपी में आप लोगों को दिए हुए हैं। आपने कहा जी कैसे जीपी में दिए हुए, तो आपने सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, 2 आया, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया, 2 आया। जब कॉमन रेशो बराबर होता है तो वो श्रेणी जो होती है वो जीपी में होती है बच्चे। अगर मैं आपसे, हाँ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं बेटा सी क्यों नहीं होगा, वो देखिए, अगर मैं यहां लेता हूं 11/5, यहां ले लिया मैंने 11/5, एक में से 1/5 जाएगा, 5 एकम 5 में से एक गया, 4/5, ये तो 44/25 आना है। पहली टर्म लानी है 11/5, आ रही है 44/25, तो ये कैसे हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं अभी बता के आया हूं, आप तीनों की गुणा करिए। जब भी कोई श्रेणी आप लोगों को दी हुई हो, उसके अंदर 3 टर्म दी हुई हैं, तो तीनों की गुणा करिएगा, और 3 टर्म है तो पावर 1/3 लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, 20 ढाई 200 पंजे कितना हो जाएगा, 1000, और 1000 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। 1000 का घनमूल क्या होता है, तो आप कहेंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो कितना आ जाएगा, तो आप कह देंगे इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 10 आ जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, तो आप कह देंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीन 10 होगा। यानी जब कोई श्रेणी आप लोगों को जीपी में दी गई हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट उनकी गुणा करके उसकी पावर में 1/n, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे कहा कि ये दो एपी में आप लोगों को दिए हुए हैं, इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो आप कहेंगे इनका समांतर माध्य जो होता है, वो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे तो वो उसका समांतर माध्य बन जाएगा, वो उसका समांतर माध्य बन जाएगा बच्चे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी, अब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब,
बताइए। फटाफट बताइए। 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सी, आपसे कहा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और ऐसे ही करते करते 5 की पावर n है। इनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। गुणोत्तर माध्य का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी चीजें दी गई हैं सबकी गुणा कर दो। आप जो भी चीजें दी गई हैं सबकी गुणा कर दो और पावर में आप लोगों को क्या लगा देना है, 1 की पावर में वो लिख देना है जितनी पद दिए हुए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, टोटल नंबर ऑफ पद जो हैं वो n हो जाएंगे, यानी पावर में 1/n हो जाएगा। अच्छा, जब बेस सेम होता है और चीजें मल्टीप्लाई में होती हैं, ध्यान से सुनना, जब बेस सेम होता है, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, बेस जो है वो हर जगह समान है। अगर बेस हर जगह समान है और चीजें मल्टीप्लाई में लिखी हुई हैं तो उस केस में पावर जुड़ जाती हैं, उस केस में पावर जुड़ जाती हैं। यानी कि इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर 1/n है। क्या मैंने नंबर सिस्टम में आप लोगों को पढ़ाया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखा हुआ है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और बाहर क्या लिखा हुआ है, 1/n। पावर की पावर होती है, गुणा हो जाती है, n से n कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, 5 की पावर n प्लस 1/2। 5 की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। 5 की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? 5 की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 की पावर n प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का निकालिए भैया। 2 तथा 54 के बीच दो गुणोत्तर माध्य हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 2 और 54 दो संख्याएं हैं, इनके बीच में दो गुणोत्तर माध्य हैं। एक x1 है, ये गुणोत्तर माध्य है, और एक x2 गुणोत्तर माध्य है। तो मुझे ये बताइए, उन्हें ज्ञात करिए कि वो दोनों क्या होंगे। 2 और 54 के बीच जो है वो दो गुणोत्तर माध्य हैं। उन दोनों गुणोत्तर माध्य को हमें निकालना है, दोनों ज्योमेट्रिक मीन को हम लोगों को निकालना है मेरे भाई। फटाफट बताइए। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे मेरे भाई, पहला पद 2 है, दूसरा पद क्या होता था, दूसरा पद मतलब ए आर की वैल्यू, तीसरा पद क्या होता था, मतलब ए आर स्क्वायर की वैल्यू होती थी या नहीं? भाई पहला पद क्या है, 2 है, दूसरा पद क्या है, 54 है। उसने कहा इन दोनों के बीच में दो गुणोत्तर माध्य हैं। गुणोत्तर मतलब माध्य मतलब दो वैल्यूज आप लोगों को दी गई हैं, आपसे वो कह रहा है उन दोनों वैल्यूज को निकालिए कि वो दोनों वैल्यूज क्या होंगे। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएंगे, अगर मैं कहूं कि टोटल कितने पद दिए हुए हैं इस वाली श्रेणी के अंदर, तो आप कहेंगे 4 पद। क्या ये अंतिम पद है? यानी टी एन की वैल्यू 54 दी गई है। टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1। क्योंकि प्रथम पद जो है वो 2 दिया गया है, आर एन टोटल 4 पद थे, 4 में से एक जाएगा, 3 हो जाएगा। जब 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 27 बार कट जाएगा। अगर आर क्यूब की वैल्यू 27 है तो मेरे भाई 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, क्या वो आर की वैल्यू आ जाएगी? यानी आर की वैल्यू जो है वो 3 निकल के आपके सामने आ जाएगी। आर की वैल्यू 3 निकल के आपके सामने आ जाएगी। अब दूसरा जो पद है वो ए आर होता है। आर की वैल्यू 3 है,
ए की वैल्यू 2 है तो दूसरा जो गुणोत्तर माध्य होगा वो 6 हो जाएगा। 2 गुणा 3 6 हो जाएगा। तीसरा जो गुणोत्तर माध्य होगा, ए की वैल्यू 2 है, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ये जो हो जाएगा गुणोत्तर माध्य ये 18 हो जाएगा। ये जो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये गुणोत्तर माध्य जो है वो 18 हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त पहला गुणोत्तर माध्य 6 था और दूसरा गुणोत्तर माध्य 18 था। पहला गुणोत्तर माध्य 6 था, दूसरा गुणोत्तर माध्य जो था वो 18 था। भाई ऐसे मत बोला करो, बुरा लगता है। विशाल कह रहे हैं सर आप बहुत घमंडी टीचर हो, रिप्लाई नहीं देते। विशाल 4,500 4600 4700 बच्चा अगर क्लास में मौजूद हो तो आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चों को डाउट होता होगा, कितने कमेंट आते होंगे, कैसे उन सब चीजों को पढ़ पाता हूँ। मैं आपसे बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि 2 और 54 दो चीजें हैं और इनके बीच में 2 गुणोत्तर माध्य हैं। तो मेरे भाई एक यहां गुणोत्तर माध्य, एक यहां गुणोत्तर माध्य, यानी हमें एक दूसरी वैल्यू निकालनी है, एक तीसरी वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं ये अंतिम वैल्यू है Tn है, Tn की वैल्यू जो है वो 54 है बच्चे। 54 बराबर AR टू द पावर n-1 होता है। ए की वैल्यू 2 दी गई है, आर मुझे नहीं पता है। 4 टोटल पद है, 4 में से एक जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं 2 से 54 को काटूं 27 बार कटेगा। आर क्यूब की वैल्यू 27 है तो आर की वैल्यू 27 का घनमूल यानी 3 हो जाएगी। अगर आर की वैल्यू 3 है तो ये दूसरा पद है ए आर, आर की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2, दोनों की गुणा करेंगे 6 बन जाएगा। तीसरा पद अगर मुझे निकालना हो तो आर की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ए की वैल्यू 2, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो वो दो वैल्यूज जिनके बारे में वो बात कर रहा है वो कौन सी हो जाएंगी दो वैल्यूज, तो आप कहेंगे वो 6 और 18 हो जाएंगी। इन दोनों का गुणनफल जो है वो बीच के दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। बीच के दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो 54 दूनी 108 हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों की गुणा करके 108 आ रहा है। इसकी भी नहीं आ रहा, इसकी भी नहीं आ रहा, इसकी भी नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है। बताइए। मॉर्निंग में क्लास, कौन सी क्लास? ठीक है, मैं घमंडी हूं, घमंडी ही सही, है ना। मैं घमंडी हूं, घमंडी ही सही। आपने, दीपिका विजी भी कह रही है सर आप हो ही घमंडी, है ना। आपने बहुत बड़ा काम किया है, 700 रुपए दिए हैं आपने, और मेरी मजबूरी पड़ जाती है कि मैं सबके कमेंट पढ़ूं। मैं 4,500 में से 2,000 कमेंट मुझे पढ़ने चाहिए। आप कुछ भी कमेंट करते हैं, मुझे सारे कमेंट पढ़ने चाहिए, है ना। थोड़ा सा बुद्धि का यूज कर लिया करो, अगर है तो। अगर नहीं है तो फिर तो कोई मामला ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, समझिए। नीचे दी गई श्रृंखला के लिए गुणोत्तर माध्य, ये 3 पद दिए हुए हैं। गुणोत्तर माध्य निकालने का तरीका है तीनों की गुणा कर दीजिए। गुणोत्तर माध्य निकालने का तरीका है तीनों की गुणा कर दीजिए। और मेरे प्यारे दोस्त तीनों की गुणा करके आप उसके पावर में 3 पद हैं तो 1 के बटे में 3 लिख दीजिए। यही तो होता है गुणोत्तर माध्य। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या मैं 93 को लिख सकता हूं 31 गुणा 3? बहुत बढ़िया। क्या मैं 79 को लिख सकता हूं 279 को 31 गुणा 9? इसकी पावर कितनी है, 1/3। 31 कितनी बार है, तो आप कहेंगे 31 3 बार है। अच्छा 3 कितनी बार है, 3 9 में 2 बार 3 है, 1 बार 3, यहां 3 भी 3 बार है। और पावर कितनी है, 1/3। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 31 गुणा 3 की होल पावर 3? भाई दोनों पर पावर 3 है तो बाहर ले आया पावर को। यहां पहले से ही 1/3 है, कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 31 तिया 93 आ जाएगा। 31 तिया 93 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ में आई? वैसे भी
आप कैसे भी कर लीजिए, ये वाली वैल्यू ही तो आपका जीएम आएगी, ये वाली वैल्यू ही तो ज्योमेट्रिकल मीन होगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, मेरे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। उन दो धनात्मक संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका अंतर जो है वो 24 है, उनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 4 अधिक है। समांतर माध्य जो है वो गुणोत्तर माध्य से 4 अधिक है। मेरे प्यारे दोस्त, आप इस क्वेश्चन को अगर मेथड से करेंगे तो क्वेश्चन पूरा बोर्ड भर देगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से उधेड़ दीजिए। अगर वो संख्या पूछ रहा है तो उनका अंतर 24 होना चाहिए। क्या इन दोनों का अंतर 24 है? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का अंतर 24 है? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का अंतर 24 है? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का अंतर 24 है? बिल्कुल नहीं है। एक ऑप्शन आप काट चुके हैं। उसने कहा है उनका समांतर माध्य। समांतर माध्य दो वैल्यूज का कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। 28 और 4 32 का आधा 16 हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य कैसे निकालते हैं? दोनों की गुणा करके वर्गमूल निकालते हैं। 28 चौक 112 का वर्गमूल, 112 का वर्गमूल। उसने कहा है उनका समांतर माध्य इनके गुणोत्तर माध्य से 4 अधिक है, तो इससे 4 अधिक थोड़ी ना, ये जवाब नहीं होगा। अब मैंने समांतर माध्य निकाला, 32 और 8 40 का आधा 20। जब मैंने दोनों की गुणा करी, 8 दूनी 16 को 6 हासिल, 1 आठती है 24 और 1 25, दोनों का गुणनफल का अंडर रूट निकालेंगे तो इसका गुणोत्तर माध्य 16 हो जाएगा। तो आप मुझे बस ये बताइए कि क्या इसका समांतर माध्य इसके गुणोत्तर माध्य से 4 अधिक है? उसने भी 4 अधिक बोला है। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा और हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व करने लग गए तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन की तरफ चला जाएगा। मैं आपको इक्वेशन बना के जरूर दे सकता हूं यहां, लेकिन सॉल्व फिर आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जो है वो किस से जाएंगे? तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा ये टॉपिक कब खत्म होगा? भैया जी ये कल खत्म हो जाएगा टॉपिक, कल खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। बेटा दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य दिए हुए हैं। मैंने मान लिया दो संख्याएं ये हैं ए और बी। इन दोनों का समांतर माध्य जो है वो 17 दिया हुआ है। इन दोनों का गुणोत्तर माध्य जो है वो 15 दिया हुआ है। वो आपसे संख्याएं पूछना चाह रहा है, तो कर दो ऑप्शन से, कर दो। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। 20 और 14 34 का आधा 17 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 30 और 4 34 का आधा 17 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 25 और 9 34 का आधा 17 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 15 और 19 34 का आधा, बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है उसका गुणोत्तर माध्य जो है वो 15 है। गुणोत्तर माध्य ये कहता है दोनों की गुणा करो और वर्गमूल निकाल दो। जब आप दोनों की गुणा करोगे, क्या 280 का वर्गमूल 215 होता है? 30 चौका 120 का वर्गमूल क्या 15 होता है? नहीं होता। 25 निम्मा 225 का वर्गमूल 15 होता है। यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 15 गुणा 19 15 इसका वर्गमूल नहीं आएगा। तो ना तो ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा, ना ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन का जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। जब आप इन दोनों वैल्यूज का समांतर माध्य निकालोगे, अर्थमेटिक मीन निकालोगे, तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे, तब समांतर माध्य 17 आ जाएगा।
जब आप इन दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालोगे तो दोनों की गुणा करके उसका वर्गमूल निकालोगे। 25 निम्मा 225 का वर्गमूल जो है वो उसका गुणोत्तर माध्य 15 आ जाएगा। यही दो वैल्यूज हैं जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जो है वो 12 आप लोगों को दिया हुआ है। गुणोत्तर माध्य 12 है तथा समांतर माध्य जो है वो 12.5 है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि भैया संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, अगर दोनों को जोड़ता हूं 16 और 9 25 का आधा करता हूं तो 12.5 मेरा समांतर माध्य आता है। 18 और 7 25 का आधा 12.5 समांतर माध्य आता है। 24 और 6 30 का आधा 15, लेकिन समांतर माध्य लाना 12.5 है तो ये जवाब नहीं होगा। ठीक है, 12 और 12 24 का आधा 12 तो ये भी समांतर माध्य नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब उसने कहा है गुणोत्तर माध्य 12 आना चाहिए। जब दोनों की गुणा करता हूं 144 आता है और 144 का वर्गमूल 12 यानी गुणोत्तर माध्य 12, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का दोस्त बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई? बोलो। तो ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब मैं आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूं और मिक्स क्वेश्चन जो है वो कल तक पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो शुरू करें मिक्स क्वेश्चन। एक बार थम्सअप करिए, एक बार थम्सअप करिए। मिक्स क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेरे भाई। चलिए एक बार थम्सअप करिए। मिसलेनियस की शुरुआत करते हैं, मिसलेनियस की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी साथी थम्सअप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए भाई साहब, आपसे कुछ नहीं कहा कि ये जीपी में है या ये किस में है। आपसे वो कह रहा है डायरेक्ट भाई इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी आपको नहीं पता ये जीपी में है। आपने देखा इन सबके बेस जो हैं वो समान है, 4 हैं, और मल्टीप्लाई में चीजें जुड़ जाती हैं। यहां 1/2 हो जाएगा, इसमें 1/4 जुड़ जाएगा, इसमें 1/8 जुड़ जाएगा, और ऐसे ही जुड़ते जुड़ते चीजें अनंत तक चली जाएंगी। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या ये वाली श्रेणी जो है वो आप लोगों की जीपी में है या नहीं है। क्या ये वाली श्रेणी जो है वो जीपी में है या नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब आप दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करके देखते हैं तो यहां आपके सामने जो है वो 2/4 यानी 1/2 आता है। जब तीसरे पद को दूसरे पद से डिवाइड करके देखते हैं तो यहां भी आपके सामने 1/2 आता है, यानी कॉमन रेशो बराबर आ रहा है। तो ये वाली श्रेणी जो है वो आपकी जीपी में हो जाएगी। और मैं आपसे जस्ट ये पूछ रहा हूं कि जीपी में अनंत पदों का योग कैसे निकालते हैं। तो मैंने अनंत पदों के योग का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, a/1 - r होता है। प्रथम पद क्या है, 1/2 है। 1 - r कितना है, r जो आया है वो 1/2 आया है। तो आधा बटे आधा 1 हो जाएगा, यानी कि अनंत पदों का योग जो है वो 1 आएगा। अगर इन सभी अनंत पदों का योग 1 आ चुका है तो 4 की पावर 1 कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब 4 हो जाएगा। आपने क्या देखा कि ये वाली श्रेणी जो है वो जीपी में लिखी हुई है, और जीपी में अनंत पदों का योग क्या होता है,
एस इन्फिनिटी की वैल्यू a अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगी। प्रथम पद जो है वो 1/2 है, r जो निकाला है वो यहां से 1/2 आया है। जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये यहां पे 1 आ गया, यानी कि इससे सॉल्व करने के बाद 1 आ रहा है, तो 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा? आंसर आप लोगों का 4 हो जाएगा। 4 की पावर 1 क्या हो जाएगा? आंसर आप लोगों का 4 हो जाएगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन बताइए। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बैकग्राउंड ब्लैक कर देंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग जो है बैकग्राउंड ब्लैक नहीं तो कोई ऐसा कर देंगे जिसमें पीछे की चीजें भी ना दिखें और आपकी आंखों पर भी कोई बहुत बड़ा फर्क ना पड़े। लो मैं लाइट का फेस बदल देता हूं, उस तरफ कर देता हूं। बताइए। a 1/2 क्यों है? a 1/2 इसलिए है क्योंकि हम इस वाली पर जीपी लगा रहे हैं, तो पहला पद तो 1/2 ही है ना, नीचे वाले पे नहीं लगा रहे, नीचे वाले को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब आप एक चीज समझिए, आपने देखा ये भी जीपी दी गई है, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई 1/2 निकल के आता है। 1/8 को 1/4 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 निकल के आता है, यानी आर जो आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। अब यहां पे हम इस श्रेणी में अनंत पदों का योग लगाते हैं। ए की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, आर की वैल्यू भी 1/2, 1/2 में से 1/2 गया, 1 में से 1/2 गया, 1/2, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, आर योग की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर योग की वैल्यू 1 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 1 आ चुकी है, तो 8 की पावर 1 आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 की पावर 1 आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों के योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात जो है वो ये दिया गया है। तो वो आपसे जीपी का सर्व अनुपात पूछना चाह रहा है, यानी कि वो आपसे कॉमन रेशो की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे कॉमन रेशो की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे कॉमन रेशो की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बताइए भाई। वो आपसे कॉमन रेशो की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई? पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है। पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है। अब आपके सामने एक विपदा आ गई कि आर इसमें 1 से बड़ा ले या आर इसमें 1 से छोटा ले। आर इसमें 1 से बड़ा ले या आर इसमें 1 से छोटा ले, क्योंकि योग की बात हो रही है और योग में आर डिपेंड करता है कि आर 1 से बड़ा है या आर 1 से छोटा है। अब बात को समझना थोड़ी ध्यान से। जब मैं 3 पदों का योग लिखूंगा, योग का फॉर्मूला होता है, पहले मैं आर 1 से बड़े वाले फॉर्मूले से करता हूं। योग का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त ये वाला, और फिर मैं यहां पे आर 1 से छोटे वाले फॉर्मूले से करूंगा तो योग का फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे 3 पदों का योग निकालना है तो एन की वैल्यू 3 है, ए लिख दिया, आर की पावर 3 -1 अपॉन आर -1। क्या ये 3 पदों का योग हो गया? फिर नीचे मुझे 6 पदों का योग लेना है, ए तो ऐसे ही लेंगे, एन की जगह 6 लेंगे, आर की पावर 6 -1 अपॉन आर -1। इन दोनों का रेशो जो है वो 125/152 आप लोगों को दिया हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कट गया क्या?
अच्छा, मैं इसे आर क्यूब -1 ऐसे ही लिखा रहने दिया। आर की पावर 6 -1 को क्या लिख सकता हूं? आर की पावर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाता है। यहां देखेंगे 125 बटे 152 है। आप समझे इस वाले स्टेप को? बच्चा ये आर की पावर 6 -1 है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं आर क्यूब का स्क्वायर -1 का स्क्वायर? जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए माइनस बी लिख दिया, ए प्लस बी लिख दिया मेरे भाई, प्यारे भाई। यहां ये कट जाएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आर क्यूब +1 की वैल्यू 152 है और 1 की वैल्यू 125 दी गई है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो इधर आर क्यूब +1 हो जाएगा और इधर उल्टा करता हूं तो 152 बटे 125 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अगर ये प्लस का 1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। 125, 152 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया क्या? 27 बटे 125 बचेगा। क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लग जाएगा तो 27 का घनमूल 3 होता है और 125 का घनमूल 5 होता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आर की वैल्यू 3/5 आ जाएगी। आर की वैल्यू जो है वो 3/5 आ जाएगी। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? ये तब सॉल्व होके आता है जब हम आर को 1 से बड़ा लेते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है सारी चीजें। बेटा इसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आपको नहीं पता हो। अगर मैं आपसे 3 पदों का योग का फॉर्मूला लिखने के लिए कहूंगा तो ये 3 पदों के योग का फॉर्मूला है। अगर मैं आपसे 6 पदों के योग का फॉर्मूला लिखने के लिए कहूंगा तो ये 6 पदों के योग का फॉर्मूला है। दोनों का रेशियो जो है वो इतना दिया गया है। ए से ए कट गया है, r-1 से r-1 कट गया है। आर क्यूब -1 ऊपर है, ये आर क्यूब का स्क्वायर -1 का स्क्वायर है। यहां मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये लगा दिया मेरे भाई। तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी कट जाएगा। जस्ट मैंने उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा हो जाएगा। +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। 125 एकम 125, 152 में से 125 जाएगा, 27 बचेगा। नीचे 125 है, क्यूब हटाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे, आर की वैल्यू 3/5 हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से दोस्त कर रहा होता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त फिर से वही कहानी, n की जगह मुझे 3 लिखना है, ये 3 पदों का योग आ जाएगा। यहां भी n की जगह मुझे 6 लिखना है, ये 6 पदों का योग आ जाएगा। और 3 पदों का योग और 6 पदों के योग का रेशो ये दिया हुआ है। यहां से जब आपने चीजों को काटा तो ये कट गई। अब आप देखिए, मैं इसे 1 माइनस आर क्यूब 1 प्लस आर क्यूब लिख सकता हूं। 1 माइनस आर क्यूब से 1 माइनस आर क्यूब कट जाएगा, यानी नीचे बचने वाला है केवल और केवल 1/1 प्लस आर क्यूब। और इधर है 125 बटे 152। अगर आप चीजों को उल्टा कर देते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या आपके सामने जो है यहां भी चीजें उल्टी हो जाएंगी। 152 बटे 125 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। ये +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। यहां भी 27 बटे 125 आएगा। क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लगेगा, यानी इस केस में भी आपका आंसर सेम आएगा। तो चाहे आप लोग जो है वो आर को 1 से बड़ा लो, चाहे आप लोग जो है वो आर को 1 से छोटा लो, मेरे प्यारे दोस्त दोनों ही केस में आर की वैल्यू जो है वो 1 आए। हम उल्टा क्यों कर रहे हैं? जस्ट इसे 1 प्लस आर क्यूब को ऊपर पहुंचाने के लिए। नीचे 1 आएगा वो तो हट जाएगा, केवल 1 प्लस आर क्यूब रह जाएगा, इसलिए हम उल्टा कर रहे हैं। अगर इधर उल्टा करेंगे तो इधर भी हमें उल्टा करना पड़े। तो चाहे आप आर को 1 से बड़ा लो, चाहे आप आर को 1 से छोटा लो, दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब रेशो की बात होती है तो उस केस में आर बड़ा और छोटा लेने से फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये समझाने की कोशिश आप लोगों को दोस्त कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, छोटी क्लास है आज, ज्यादा नहीं बचे हुए हैं,
अगली क्लास भी वही 50-55 मिनट की रहेगी मेरे प्यारे दोस्त। बाकी इसके बाद जो चैप्टर हम लोग चालू करेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग एलसीएम एचसीएफ चालू करेंगे। इसके बाद जो समय लगेगा हर एक चैप्टर में वो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एलसीएम एचसीएफ 5 से 6 क्लास में खत्म होगा, 6 क्लास में खत्म हो जाएगा एचसीएफ एलसीएम, है ना। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला, अगर आपने ज्यादा डिस्टर्ब किया तो हो सकता है 7 क्लास लग जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की तरफ आएंगे, फिर उसके बाद रेशो की तरफ आएंगे। ये हम लोगों का जो है वो तरीका रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिए, जो पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। अगर आप दोबारा पढ़ते हैं तो चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, हमेशा के लिए दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।